हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज से हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज करने जा रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग 11th फिजिक्स का सभी टॉपिक और सभी चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि पहला जो चैप्टर है वो फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि इस बार सिलेबस से उसको हटा दिया गया है। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट से। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक महज चैप्टर नहीं है, ये फिजिक्स का बेसिक है। तो आप लोग इस चैप्टर को जितना मन से पढ़ोगे, जितना बेहतर तरीके से आप लोग समझोगे, आगे का फिजिक्स आप लोगों को उतना ही आसान लगेगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना अपने हाथ का जो नोट जितना बेहतर होता है, उतना बेहतर नोट कोई और नहीं होता है। ठीक है ना। हालांकि इस लेक्चर के बाद आप लोगों का जो भी नोट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल स्प्रेड शिक्षा को अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को नोट प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोगों को पता होगा, जैसे कि लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन उसका डिफिनीशन क्या होता है, तो आइए समझते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो क्वांटिटी जो मेजर किया जा सकता है किसी एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है ना, और उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड में, तो ही हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई लंबाई है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोई लंबी सी चीज़ है, जैसे टेबल है या बेंच है, हम कहें कि इसकी लंबाई मेजर कीजिए। आप लोग क्या करोगे, एक स्केल लोगे और उसकी लंबाई मेजर कर लोगे। स्केल क्या है, स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम उसकी लंबाई को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी तभी होगा जब किसी इंस्ट्रूमेंट से उसे हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि आप लोगों का मास कितना है, तराजू पे बैठ जाओगे बैलेंस पे और आप लोग मेजर कर लोगे कि 100 के जो किलो के हो, आप लोग 10 kg के हो, ठीक है ना। तो जो भी आप लोगों का मास होगा वो एक बैलेंस के द्वारा मेजर किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मास है वो भी हमारा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये कम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट का। मतलब Q इक्वल टू होता है एन, इसका आगे हम लोग यूज भी करेंगे, ठीक है ना, दोबारा आएगा ये चीज़, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करना जरूरी है। एन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, हालांकि एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा सही लग रहा है। और जो दूसरा यू है, यू फॉर यूनिट होता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में ये दोनों चीज़ें होना कंपलसरी है, ठीक है ना। और कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो ये दोनों चीज़ें जरूर होगा उसमें। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम पूछें कि आप लोगों का मास कितना है, कितने केजी के हो, तो कहोगे सर 10 kg के हैं। तो हमने पूछा मास कितना है, तो मास जो है अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें दोनों चीज़ें होना चाहिए। तो आप लोग बताओगे 10 kg, तो यहाँ पे जो 10 है ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी हमारा क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो आप लोग बताओगे तो ये दोनों चीज़ें होना जरूरी है, क्या क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हम कहें कि आप लोगों के घर से स्कूल की दूरी कितना है, तो कहोगे सर 20 किलोमीटर। तो ये जो 20 है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, और किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा, एक यूनिट हो जाएगा। अच्छा, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट एक कंपेरेटिव क्वांटिटी होता है जिसको हम पहले से ही मेजर करके रखे रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर बाल्टी में पानी रखा हुआ है, हम कहें कि इस बाल्टी के पानी को मेजर करो। तुम लोग क्या करोगे, एक ग्लास उठाओगे और उस ग्लास से सारे बाल्टी को पानी को बारी बारी से मेजर कर सकते हो। तो एक ग्लास का जितना वाटर होगा उसकी मान लेते हैं कि 20 गुना ज़्यादा जो है उस बकेट का जो वाटर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 20 × 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 बकेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो 20 है तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जो यूनिट है उसके जगह पे क्या आ गया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, जिससे हम मेजर कर रहे थे, माप रहे थे। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक बार मेजर करके रख लिया जाता है,
और बाकी जब किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो उससे कंपेयर कर देते हैं, उससे तुलना कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके घर पे स्केल नहीं है, किसी चीज़ को मेजर करना है, लंबाई मेजर करना है, आप लोग किसी थ्रेड से मेजर कर सकते हो और उस थ्रेड को दिखाओगे कि कितना लंबा हमारे घर पे ये सामान है, तो वो थ्रेड हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट हो गया। तो यूनिट का मतलब कोई एक कंपेयरिंग क्वांटिटी जिससे हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का जो वेट है वो किसी एनिमल के 2 टाइम्स के बराबर है। कोई भी एनिमल, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई डॉगी है, ठीक है, उस डॉगी का जितना वेट है उसका 2 टाइम्स आप लोगों का वेट है। तो डॉगी 2 into डॉगी वेट इक्वल टू योर वेट। तो आपका वेट मेजर करने के लिए हमने किसका एग्जाम्पल लिया, डॉगी का एग्जाम्पल लिया, तो डॉगी यहाँ पे यूनिट का काम करेगा। तो यूनिट का मतलब होता है किसी चीज को कंपेयर करके और किसी चीज के बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है कितने टाइप्स का होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, और जो तीसरा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। कई बुक में क्या होता है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी वाले ही लिस्ट में दे देता है। तो अगर उसमें भी दिया है तो गलत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि मैं यहाँ पे अलग से लिखा हूँ क्योंकि इसको अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। इसके पहले मैं हम लोग समझ लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन होता है कि दोज क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहा जाता है जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसको हम लोग बेसिक यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछें कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप लोग कहोगे सर इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो टोटल उसकी संख्या 26 होता है। हम कहें ठीक है। हम पूछे कि इंग्लिश में टोटल वर्ड कितने होते हैं, कहोगे सर अनकाउंटेबल होते हैं। उसको तो कोई काउंट ही नहीं कर सकता क्योंकि पूरा डिक्शनरी भरा होता है वर्ड से। लेकिन वो सारे जो डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं वो सभी वर्ड किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, इन 26 अल्फ़ाबेट से मिलकर बने होते हैं। यानी कि ये 26 अल्फ़ाबेट ही वो अल्फ़ाबेट हैं जो सभी डिक्शनरी के वर्ड को बनाने में हेल्प करते हैं। किसी अल्फ़ाबेट का एक बार यूज होता है, किसी अल्फ़ाबेट का एक से ज़्यादा बार यूज होता है, कभी अलग अलग अल्फ़ाबेट का कम्बिनेशन यूज होता है। मतलब किसी न किसी तरह के कम्बिनेशन से वर्ड बना होता है, और कितना बन जाएगा वर्ड इसका कोई ठीक नहीं। वैसे ही जैसे यहाँ पे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे ही फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या टोटल 7 होता है। अगर सप्लीमेंट्री को भी ऐड कर दें तो 2 और ऐड हो जाएगा तो टोटल 9 हो जाएगा। हालांकि सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारा 7 होता है। अब ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनका हम अलग अलग कम्बिनेशन में यूज करते हैं। किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी का 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी का 3 बार कर लेते हैं, किसी का 5 बार कर लेते हैं, या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और उससे एक वर्ड बनाएंगे। जैसे अल्फाबेट से वर्ड बनाते हैं वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा वो फिजिकल क्वांटिटी कितना होगा इसका कोई संख्या नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं इसमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटियां क्रिएट करेगा, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एक से ज़्यादा बार भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी को भी हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है ये कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे एसआई यूनिट लिख लेते हैं और यहाँ पे सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा मास, ठीक है। मास का जो एसआई यूनिट होता है ये किलोग्राम होता है, सॉरी।
जो सिंबल होता है इसका वो केजी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद होता है लेंथ, लेंथ का हम लोग मीटर यूज करते हैं, और मीटर का हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है टाइम, टाइम को हम लोग सेकंड से यूज करते हैं, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से यूज करते हैं, और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर एसआई यूनिट होता है, और इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट होता है वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, और इसको स्मॉल सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, लास्ट जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मोल, और इसका सिंबल होता है सिर्फ MOL, ठीक है। ये 7 जो होते हैं ये हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, मतलब कि ये किसी अदर चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे मास को अगर हम मान लें, तो मास को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा। मास में सिर्फ मास है, लेंथ में सिर्फ लेंथ है, टाइम में सिर्फ टाइम है। मतलब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना नहीं पड़ता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन होता है कि विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहेंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हो, ठीक है ना। मतलब कि वो डिपेंड करता हो, किस पे डिपेंड करता हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, मतलब वो इनडिपेंडेंट नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे देखिए अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो अगर हम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज हुआ है। कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का यहाँ पे यूज हुआ है? तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे लेंथ ही है, लेंथ को ही कहा जाता है। और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे? टाइम। तो यहाँ पे लेंथ और टाइम दोनों हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक नया क्वांटिटी आता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसलिए हम लोग वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं, जैसे मान लेते हैं कि डेंसिटी होता है, या फिर एरिया ले लो, एरिया हमारा भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। एरिया में क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब ब्रेथ जो है वो भी तो एक लंबाई ही है, तो हम लोग इसको एल स्क्वायर लिख सकते हैं, या एल इंटू एल लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एरिया एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लेंथ के दो बार यूज करके हमने एरिया बना दिया। जैसे मान लेते हैं कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं, तो एक अल्फ़ाबेट का एक स्पेलिंग में कई बार भी यूज होता है, ठीक है। तो वो भी हमारा वर्ड कहलाता है। वैसे ही ये हमारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वर्ड के रूप में है, और जो उसको बता रहा है वो अल्फ़ाबेट के रूप में है। और कौन बता रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में अगर इस क्यूब का अगर वॉल्यूम की बात करें तो यह हो जाएगा एल क्यूब। यानी कि यहाँ पे लेंथ का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तब जाके एक क्वांटिटी बना, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, जो
कि खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी से बना होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी खुद डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करे, यानी कि अगर वेलोसिटी की जगह पे अगर लिखें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी कि टाइम को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसको डिस्टेंस को डिवाइड किया गया है टाइम स्क्वायर से, तब जाके हमारा क्या बना है, एक्सेलरेशन बना है। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस पे और दूसरा टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, और तीसरा टाइप हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी? तो जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारा एंगल, पहला हमारा होता है एंगल, इसको हम लोग प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी अगर एंगल की बात होगी तो हम लोग प्लेन एंगल ही समझेंगे। अब एंगल क्या होता है आप लोगों को पता है, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि इस तरह से एक सर्कल का कटा हुआ पार्ट होता है, ये हमारा थीटा होता है, ये रेडियस होता है और ये हमारा क्या होता है, आर्क होता है। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आर्क भी हमारा लेंथ है और रेडियस भी हमारा क्या हो, लेंथ है, दोनों कट के 1 आ जाएगा। तो कहोगे सर इसका यूनिट होगा क्या? हम कहें कि यूनिट इस हिसाब से तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसका यूनिट होता है, ठीक है ना। जो एंगल का यूनिट होता है इसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन। ये हमारा एसआई यूनिट होता है, ठीक है ना। जो रेडियन होता है इसको डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि पाई रेडियन होता है हमारा, और ये पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि हम लोग इसको और अगर अच्छे से पढ़ें तो ये 2 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई से कंपेयर करते हैं, और ये जो 2 पाई है ये हमारा रेडियन होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल, मतलब दो प्लेन के बीच में जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे प्लेन एंगल या सिर्फ एंगल, और इसका जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा। रेडियन और डिग्री में कैसे कंपेयर होगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। इसका यूज अभी नहीं है आप लोगों के क्लास में, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जो सॉलिड एंगल होता है, जैसे आप लोग कुल्फी खाए होगे कभी, ठीक है ना, तो ये एक सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है ना, और ये एक एरिया कवर करता है, एक लाइन कवर नहीं करता है, क्या कवर करता है, एरिया, ठीक है ना। जैसे एक कुल्फी है ऐसे, तो यहाँ से चारों तरफ से ऐसे निकला हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो उसमें जब एंगल आप लोग देखोगे तो ऊपर एक कटोरी की तरह दिखेगा, ठीक है ना। जैसे कुल्फी में जब क्रीम लगा होता है तो ऐसे ऊपर की तरफ बंद होता है वो, तो उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा आर होता है और ये हमारा डी ए होता है। इसके बारे में आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, थीटा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो ऊपर हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर यूनिट देखेंगे तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, नीचे भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कट के क्या हो जाएगा 1। तो क्या इसका यूनिट होता है? बिल्कुल होता है। इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टे रेडियन, और इसको एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि सॉलिड एंगल क्या होता है तो स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो स्टेरेडियन हो जाएगा, और जो लीनियर एंगल का यूनिट होगा वो रेडियन होगा, ठीक है। तो इसके बारे में फिलहाल इतना ही, क्योंकि इसका यूज है आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड in order to express the derived unit of a quantity। क्वेश्चन ये कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन कर रहे हैं, डायमेंशन का डिफिनेशन ये होगा कि डायमेंशन आर द पावर, डायमेंशन उस पावर को कहा जाता है टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज, जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाया जाता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डेराइव यूनिट। डेराइव यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए
जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। थोड़ा इस चीज़ को और बेहतर समझते हैं हम लोग। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है वो अलग अलग कम्बिनेशन में यूज किया जाता है, उसके लिए हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। तो अगर हमें ये जानना हो कि किस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज हुआ है और कितनी बार हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई हुआ है कि डिवाइड हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई हुआ है कि दो बार मल्टीप्लाई हुआ, अगर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम उसी को हम लोग कहते हैं कि वो डायमेंशन होगा। और वो बताएगा कैसे, तो वो बताएगा पावर के रूप में। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम कहें कि यहाँ पे डिस्टेंस का यूज कितनी बार हुआ है, कहोगे सर एक बार हुआ है। हम कहें टाइम का यूज कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। कैसे एक बार हुआ है, तो हम कहेंगे तो मल्टीप्लाई हुआ है कि डिवाइड हुआ है, तब कहोगे कि सर टाइम का डिवाइड हुआ है। हम तो इतना बताने से अच्छा है कि इसको डिस्टेंस और टाइम की पावर -1 लिख दो, सपोज है। तो ये जो पावर है ये पावर ही इसके बारे में बता देगा कि ये कैसे इसका यूज किया गया है। -1 पावर होगा यानी कि डिवाइड किया गया होगा, अगर स्क्वायर होता दो बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ाया जाता है उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में उस फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो किस रूप में वहां पे उसका यूज किया गया है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग डायमेंशन का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा सिंबल होता है। तो सबसे पहले चीज की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है, तो हमने अभी अभी पढ़ा था। जैसे कि पहला होता है मास, स्टार्ट किए थे तो मास ही पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो, तो पहला होता है मास। तो मास के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में m यूज करते हैं। इसके बाद होता है लेंथ, लेंथ के लिए l यूज किया जाता है। इसके बाद होता है टाइम, टाइम के लिए हम लोग t यूज करते हैं। इसके बाद होता है करंट, करंट के लिए देखिए तीन जो होता है ना, लेंथ मास और टाइम, इसका हम लोग फर्स्ट लेटर ही डायमेंशन के रूप में यूज करते हैं, एम एल टी। मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। इसके बाद की जो चार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, कितने, लेंथ मास टाइम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद के जो भी चार हैं उसका एसआई यूनिट को ही हम लोग डायमेंशन के सिंबल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे करंट के लिए हम लोग एम्पियर होता है एसआई यूनिट, तो एम्पियर को ही हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं, तो ये हमारा करंट का डायमेंशन हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो इसको हम लोग मोल होता है इसका एसआई यूनिट, तो वही हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है सी डी, इसी को हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसके बाद होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, तो केल्विन को कैपिटल के को हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं। कभी कभी थीटा भी किसी बुक में यूज किया जाता है, ठीक है ना, केल्विन या थीटा दोनों यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, लेंथ मास टाइम करंट 4 और ये 3 7, ठीक है ना। ये जो ऊपर के जो 3 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथ मास और टाइम। इसके बाद वाला भी यूज में आता है लेकिन थोड़ा कम आता है, लेकिन ऊपर वाला सबसे ज़्यादा होता है। तो जब भी ये फिजिकल क्वांटिटी आएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके लिए हम लोग ये सिंबल उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आइए कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चलिए वेलोसिटी का ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कई बार वेलोसिटी यूज में आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग एल यूज कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो तो लंबाई ही है, लेंथ ही है। और टाइम के लिए क्या यूज करोगे, टी। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी -1। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का,
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज हो या वेलोसिटी हो, बात तो एक ही है। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का यहाँ अभी डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, तो इसकी रख लेते हैं यहाँ पे एल टी माइनस वन अपॉन डेल्टा टी की जगह पे क्या रखेंगे टी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा एल टी माइनस टू। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। वैसे ही अगर हम लोग फोर्स का अगर निकालें तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग कैपिटल एम का यूज करते हैं और एक्सेलरेशन का भी अभी देखें कि एल टी माइनस टू का यूज करते हैं। तो इन दोनों को अगर एक साथ अगर यूज करें तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो ये हमारा किसका आ गया, फोर्स का हो गया डायमेंशन फार्मूला। वैसे हम लोग किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे वर्क का अगर हमें निकालना हो, ठीक है, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमारा अभी निकालें कितना हुआ, हाँ कॉस थीटा भी होता है यहाँ पे, कॉस थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन कॉस थीटा की जो वैल्यू होता है ना वो कोई यूनिट नहीं आता है, वो एक कांस्टेंट आता है। जैसे कॉस 60 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं आता है, तो जिसका यूनिट नहीं होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए उसको छोड़ देंगे। तो फोर्स का पहले निकाल लेते हैं। तो फोर्स का अभी निकाले हम लोग, कितना है एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल यूज करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारा आगे किसका, वर्क का, ठीक है। वैसे ही हम लोग एनर्जी का भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी का क्या होगा, तो एनर्जी का तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का जो जैसे यूनिट सभी एनर्जी का सेम होता है, वैसे डायमेंशनल फार्मूला भी सभी एनर्जी का क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो एनर्जी का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी कैसे ही निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एम जी एच। एम क्या होता है, मास होता है। जी जो है हमारा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है, चाहे वो ग्रेविटी के द्वारा हो या विदाउट ग्रेविटी हो, किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा हो, तो उसके डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्सेलरेशन का हम लोग अभी निकाले हैं, देखिए यहाँ पे निकाले थे एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, ठीक है ना। तो जी के लिए भी हम लोग वही यूज करेंगे एल टी माइनस टू, और एच के लिए हम लोग एल यूज करेंगे। तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आप लोग देख सकते हो कि वर्क का और एनर्जी का दोनों का सेम आ रहा है। तो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। तो जब दोनों का यूनिट सेम होगा तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग निकालते हैं पावर का, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क का अभी हम लोग निकाले हैं कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम का क्या होता है, तो ये टी होता है। तो टी ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये हमारा किसका आ गया, पावर का आ गया, ठीक है। वैसे हम लोग टॉर्क का भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है एल। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कि ये वर्क के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। टॉर्क का जो है वर्क इक्वल आ रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोमेंटम का, तो मोमेंटम दो होता है, एक लीनियर मोमेंटम होता है और दूसरा एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हम लोग लीनियर मोमेंटम की पहले बात कर लेते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का होता है एम इंटू भी। तो एम का हो जाएगा एम, और भी का हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। ये हमारा हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। वैसे ही हम लोग अगर एंगुलर मोमेंटम का अगर निकालें, एंगुलर मोमेंटम,
तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, ठीक है। तो m का हो जाएगा m, मास होता है, v का हो जाएगा एल टी माइनस वन, और r का हो जाएगा l। तो ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, इसको l से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हो। कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें चार्ज का, तो चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट का हम लोग क्या निकालेंगे, तो करंट का आ जाएगा एम्पियर, और टाइम का होता है टी, तो चार्ज का हो जाएगा इनटू टी, ठीक है। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग जी के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालें तो क्या होगा, तो जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जी इक्वल टू हो जाएगा, एफ के लिए हम लोग लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर यहाँ पे दो मास के बीच की दूरी होता है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन m1 और m2 जो होगा वो m स्क्वायर हो जाएगा। तो एक m से एक m कट जाएगा, तो एक m ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगा m टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, l के पावर 3 हो जाएगा, और t के पावर माइनस टू। तो ये हमारा कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, और डायमेंशनल फार्मूले के क्या क्या यूज हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।